So it's been one of the best sessions with you all, and tonight is officially the last class, the last paper of our class. Of course, आपकी जो queries हैं वो तो deal होती रहेंगी, but since I told you I have a flight to catch the day after tomorrow, so this is the last, I mean, official last class of A levels, AS. And इंशाल्लाह फिर A2 में तो आपसे मुलाकात होगी ही। सो आगे बढ़ते हैं बेटा। आज की क्लास में हम लोगों ने अपना 6th पेपर 1 ईयरली पास पेपर करना है, दैट इज फरवरी मार्च 2023 P12। ठीक है, सो डिटेल्स वही हैं। 1 hour 15 minutes का पेपर है और हमारे पास एच बी पेंसिल, बी पेंसिल का इस्तेमाल करना है। सॉफ्ट पेंसिल से अपने आंसर्स को इंक आउट करना है। एंड व्हाट आई रिकमेंड कि 1 till 10 MCQ हो जाए, उसे इंक आउट कर दें। 11 till 20 MCQ हो जाए, उनको बबल शीट में काउंट कर दें। सारे के सारे MCQ एक साथ बबल शीट में इंक आउट नहीं करिएगा। दिस इज आवर डेटा शीट जो कि नॉर्मली हमें अवेलेबल होती है, एंड दिस इज वेयर आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर पेपर स्टार्ट्स। ठीक है, व्हाट रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी से क्या मतलब है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। 3, और हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूनिट होता है। सही है, हाँ हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट आई वुड लव टू मीट यू ऑल, साइकिलिंग पे भी चलेंगे भाई ऐसे। तो 3 के पास मैग्नीट्यूड है बट यूनिट नहीं है। किलोग्राम के पास यूनिट है बट मैग्नीट्यूड नहीं है। 7 न्यूटन मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो 1C। नेक्स्ट हमारे पास क्या डिस्कशन चल रहा है बेटा? आपसे बोल रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड टी इज गिवन बाय द इक्वेशन वेयर बी एंड सी आर कांस्टेंट। तो हमारे पास बताया जा रहा है कि बी और सी आर द कांस्टेंट्स हियर, एंड आपसे पूछा जा रहा है द यूनिट ऑफ डी इज मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ टी इज सेकेंड। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ बी एंड सी? बी एंड सी के क्या यूनिट होंगे? सही है, तो देखते हैं बेटा बी एंड सी के क्या यूनिट हो सकते हैं। तो 1/, सेकंड का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। और डी का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो 1/2 इक्वल्स टू बी प्लस सी, ऐसे ही रहा। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डी का यूनिट मीटर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ बच जाएगा सेकंड इनवर्स। यहाँ पर बच जाएगा बी प्लस सी मीटर। सही है, तो अगर मुझे यूनिट चेक करना है कि क्या यूनिट आएगा हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सेकंड इनवर्स आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पे भी अगर हमारे पास सेकंड इनवर्स आ गया तो वी गॉट आवर आंसर। सही है, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ बी फर्स्ट एज एम एस। सही है, और सी की वैल्यू क्या बोल रहा है बेटा? ऑप्शन है एस। ठीक है, तो ए के मुताबिक सेकंड इनवर्स ऐसे ही रखा, बी की जगह एम एस रखा, ओवर एम, और सी की जगह एस रखा। ठीक है, एम से एम कट गया, सेकेंड इनवर्स और एस प्लस एस क्या हो गया? 2s। मतलब बी, ये आंसर नहीं है। देन बी को देखो, सेकेंड इनवर्स बी की जगह आ गया ms-1 ओवर एम, और यहाँ पे क्या आ गया? s-1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? s-1, और यहाँ पर आ जाएगा क्या? s-1 क्या हो जाएगा? 2s-1। देन सी को देखते हैं,
बल्कि 1 मिनट की तरह। अच्छा, रिलेशनशिप हमने देखना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुक जाए। इफ यू आर प्रूविंग एन इक्वेशन टू बी करेक्ट, तो एक इक्वेशन उस वक्त करेक्ट साबित होती है होमोजीनियस इक्वेशंस के मुताबिक जब हर एक टर्म की बेस यूनिट सेम आ जाए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर, ये ऊपर भी मैंने वो इस तरह कर दिया था, ये सही है। होमोजीनियस इक्वेशन के मुताबिक देखें इक्वेशन करेक्ट कहाँ पे साबित होगी। सही है बेटा। तो मेरे पास हर एक टर्म का अगर बेस यूनिट सेम आ जाए तब हम कहते हैं वो इक्वेशन वैलिड है, वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है। सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ बी एंड सी पूछ रहे हैं। बाकियों को भी देख लेते हैं, वैसे बी हमें आंसर मिल गया है, लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं। सी में क्या हो रहा है बेटा, S-1 ऐसे ही रहा। बी की जगह आ गया हमारे पास M-1S/M, और यहाँ पे सी की जगह आ गया एस। तो एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, एस ऊपर रहेगा और ये नीचे जाके M² हो जाएगा प्लस एस। तो सारी टर्म्स बराबर नहीं आ रही। एंड फाइनली इफ यू टॉक अबाउट डी, डी में क्या हो रहा है बेटा, डी में S-1 ऐसे ही रहा। बी की जगह आ गया M-1S-1/M-S-1। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। S-1 मीटर स्क्वायर प्लस S-1। ठीक है। तो इन दैट वे हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, विच इज बी, दैट इज व्हाई बी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं। A hollow cylinder is open at both ends and हमसे कहा जा रहा है कि the another radius 3 plus minus 0.1 centimeter and length given. Radius भी given है, length भी given है. What is the value of absolute uncertainty of the surface area of the cylinder? सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है कि व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर का हमारे पास सरफेस एरिया का वी शुड नो द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया इज हॉलो सिलेंडर 2πr/h। सही है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मांग रहा है, पहले तो ए निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही रहा, पाई 3.142 हो गया। आर हमारे पास क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, सब आंसर भी सेंटीमीटर में ही मांग रहा है तो कन्वर्ट ना करो। और एच हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज लेंथ 15। तो व्हाट आंसर वी आर गेटिंग, 282.7. 282.7। ठीक है। ये तो हमने एक्चुअल सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है। इसका मतलब आंसर इन दो में से कोई एक हो सकता है। अब निकालते हैं इसकी अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी एरिया ओवर एरिया बराबर होगा प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन आर ओवर आर प्लस अनसर्टेनिटी इन एच ओवर एच। हमें सिर्फ ये चाहिए। तो अनसर्टेनिटी इन आर क्या है, 0.1, और आर क्या है 3। अनसर्टेनिटी इन एच 0.1 और एच क्या है 15, और ये क्या है 282.7। 11.3.
11.3. Okay. So we are getting 11.3 as our uncertainty. ठीक है, तो पिछले दो एमसीक्यूज का गो थ्रू करवा देंगे, अभी जॉब से आया। कुछ इतना खास डिस्कशन नहीं हुआ पिछले एमसीक्यू में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको, क्लास के एंड में बता दूं। ओके सर। ओके, तो बेटा ये आ रहा है हमारे पास, मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ इसको, तो राउंड ऑफ करके बल्कि एरर की वैल्यू को भी देखते हुए हमारा आंसर ए बन रहा है। ठीक है, 282.7 को 280 पे राउंड ऑफ कर दिया, 11.3 को 10 पे राउंड ऑफ कर दिया। सही है, दैट इज हाउ वी गॉट आवर आंसर। A snooker ball of mass 0.2 kg has a collision that is in the direction of movement changes by an angle of 90 degrees. The ball has a speed uh, 0.4 meter per second before collision and speed 0.3 meter per second after collision. सही है। What is the magnitude of the change in momentum? हमसे बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। पहले तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो निकालो क्या है। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम हमारे पास क्या है, मोमेंटम होता है एम इंटू वी। सही है, एम है हमारे पास 0.2, वी है हमारे पास 0.4, यानी 0.08। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा। बॉडी वही है 0.2 kg की। सही है, तो मोमेंटम क्या होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3, तो ये हो जाएगा 0.06 न्यूटन सेकंड। सही है, नाउ अब जरा इसको एनालाइज करो। ये है हमारा मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और ये है हमारा मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो ये तो टिप टू टेल रूल लग रहा है। ठीक है, 0.08 न्यूटन सेकंड एंड 0.06 न्यूटन सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास टिप टू टेल रूल के मुताबिक रिजल्टेंट मोमेंटम। ठीक है, और रिजल्टेंट मोमेंटम कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 0.08 का स्क्वायर प्लस 0.06 का स्क्वायर, 0.1. and we are getting 0.1, which is option B। ठीक है, तो रिजल्टेंट मोमेंटम दैट इज चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इस तरह। अच्छा, a ball is kicked upwards at an angle of 45 degrees। ठीक है, to the horizontal ground। After a short flight, the ball returns to the ground। ठीक है, it may be assumed that air resistance is negligible। सही है, what is never zero during the flight? क्या जीरो नहीं होगा ड्यूरिंग द फ्लाइट, देखते हैं। क्या जीरो नहीं होगा ड्यूरिंग द फ्लाइट, हमारे पास बोल रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल्स एक्सेलरेशन। बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की एक्सेलरेशन तो होती ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो थ्रू आउट एक्सेलरेशन जीरो होती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल्स वेलोसिटी, यस, बॉल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ नो एयर रेजिस्टेंस, नो एक्सेलरेशन। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉल्स मोमेंटम, बेटा वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो मोमेंटम भी चेंज होता रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉल वेलोसिटी नो, तो कांस्टेंट हमारे पास। और कभी जीरो कौन कौन नहीं हो रहा है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
Graph shows the variation with time t of displacement s of an object. Okay. Which graph shows the variation with time t of acceleration a of the object? Time t and acceleration a of the object. अच्छा तरह इसको एनालाइज करो बेटा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? Acceleration. वेलोसिटी सर. द वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी. सही है. तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है. यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. ठीक है. तो इन दैट वे हमारे पास जो आंसर बनना चाहिए वो क्या है देखते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो. यानी इस पूरे पाथ में एक्सेलरेशन होगी जीरो. ठीक है. तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. एक्सेलरेशन जीरो है. ठीक है. देन यहाँ पे देखो बॉडी की वेलोसिटी पहले बढ़ रही थी फिर कम हो रही है. ठीक है. यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आया है तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्सेलरेशन. तो देखो ये वाला पार्ट हमें एक स्पाइक एक्सेलरेशन के तौर पे दिखा रहा है. देन वापस कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई तो देखो वापस हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया. देन वापस हमारे पास डायरेक्शन बदलेगी तो एक्सेलरेशन आएगा. देन एक्सेलरेशन जीरो. देन डायरेक्शन बदल रही है. देन एक्सेलरेशन आ रहा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो हम लोगों ने ढूंढ ली 1 2 3 4 ओकेजन को. ठीक है. दैट इज हाउ हमारा डी करेक्ट आंसर बनता है. Which expression defines force? तो फोर्स के दो ही एक्सप्रेशन है. सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए और सिग्मा एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी. ठीक है. तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. सही है. डेफिनेशन की लैंग्वेज में फोर्स को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट. A ship of mass 8 exponent minus 4 kg, 8.4 exponent 7 kg, approaching a harbor with speed this. By using reverse thrust, it can maintain constant total stopping force of 9,920,000 Newton. ठीक है. How long will it take to stop? कितना टाइम लगेगा हमारी शिप को स्टॉप होने में? देखते हैं कितना टाइम लगेगा शिप को स्टॉप होने में. तो व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पर स्टॉप होना है ना तो फाइनल हमारे पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो. ठीक है. और टाइम मांग रहा है तो एक काम करते हैं. इफ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट डू वी से मोमेंटम. तो जो ऊपर फॉर्मूला लगाया था फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी से हमारा यहाँ पे काम हो सकता है. ठीक है. तो देखते हैं उसी को. सिग्मा एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी. डेल्टा पी क्या होगा? एम डेल्टा पी अपॉन टी. ठीक है. पी निकालना है तो एम क्या है? 8.4 x.7 मल्टीप्लाई बाय 16.4. बाकी तो जीरो है तो उसको ऐसे लिख दो अपॉन फोर्स. तो बेटा कांस्टेंट स्टॉपिंग फोर्स हमारे पास 9,20,000 लग रही है. 1497. 1497. सर हम मॉक का पेपर कब डिस्कस करें? मॉक का पेपर मार्क्स स्कीम गो थ्रू की. सर मार्किंग सेंड कर दिया आपने? मैं अभी करवा देता हूँ क्लास के बाद. अच्छा. तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्टॉप? कितना टाइम लगेगा इसको स्टॉप होने में? तो हमने क्या देखा बेटा? ये तो सेकंड्स हमारे पास आ रहा है तो सेकंड वाला आंसर तो नहीं बैठ रहा हमारा. सही है. अब एक काम करते हैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग इट विथ 60. 24.9. 24.9.
यानी लगभग 25 उसी आंसर है मिनट्स में। सर जी वैसे बेटा। 30th को आखिरी यानी डे है ना मॉक का। हाँ ईशल, मैंने एक तो आप लोगों के हार्ड कॉपी में पेपर जो है ना सब मुस्तकीम को भी दिए हुए हैं, और बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन भी अटेम्प्ट किया है, तो वट एवर वर्क्स फॉर यू। आप अगर ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड कर देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ of four different objects are shown. Which graph represents the object falling from rest through a long distance in Earth's atmosphere? कौन सा डायग्राम दिखा रहा है ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट? ओके, तो इफ यू वांट टू सी थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पे रेस्ट से शुरू हो रहा है, ये भी रेस्ट से शुरू हो रहा है, ये भी रेस्ट से शुरू हो रहा है, ये नहीं हो रहा। सही है। अब थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या है? समहाउ टर्मिनल वेलोसिटी तो अचीव होगी। सही है। एटमॉस्फेयर भी है अर्थ का, तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होने का वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है। ठीक है। और इस शेप पे सिर्फ कौन आ रहा है? डी। ठीक है। नाउ विच स्टेटमेंट अबाउट द कोलिजन इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट कोलिजन के बारे में हमारे पास करेक्ट? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन। नो, इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम इज ओनली कंजर्व्ड इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम तो इलास्टिक इनइलास्टिक दोनों में कंजर्व्ड होता है। relative speed of approach is equals to relative speed of separation for perfect elastic collision. Yes, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। And when two objects of different masses collide, they exert force of different magnitudes on each other. नहीं, जब दो बॉडीज आपस में टकराते हैं तो एक्शन की रिएक्शन की वजह से दे exert same magnitude of force on each other. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A satellite uses two thrusters to adjust the motion in space. मतलब सैटेलाइट में हमारे पास दो थ्रस्टर्स। थ्रस्टर्स किसे कह रहा है बेटा? ये फोर्स अप्लाई करने वाले अ सॉर्ट ऑफ कंबस्टिबल इंजन टाइप लगे हुए हैं। ठीक है, तो each thruster exert a force of 40 Newton on the satellite. ठीक है, the line of action of each force is perpendicular to 2.3 meter distance from the center of gravity of the satellite. बेटा एक कपल फोर्सेस वाला सवाल लगे। What are the magnitude of the torque and the resultant force on the satellite due to the two thrust? बेटा देखो, अगर तुम इन दो फोर्सेस को देखो, ये ऊपर 40 है, ये नीचे 40 है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जीरो। सही है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो इन दैट केस आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो। सही है। एंड जब आप बात करते हो टॉर्क की, तो ये क्या होगा? हमारे पास टॉर्क ऑफ कपल होगा। और टॉर्क ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल वैल्यू ऑफ फोर्स को उठाओ और दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है 2.3 प्लस 2.3 उससे मल्टीप्लाई कर दो। 184। सर यूनिट कन्वर्जन भी तो होती है ना सर? हाँ, तब ऐसा यूनिट में बेटा यूनिट कन्वर्जन क्यों कर रहे हो? मीटर, न्यूटन। सर अगर सेंटीमीटर होता तो कन्वर्जन करनी पड़ती ना? हाँ, तो भी अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ होता तो भी नहीं करनी पड़ती हमें। नहीं बेटा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है सच कि जो P2 में आया वो P1 में ना आया। अच्छा जी, a diagram shows two ways of hanging the same picture.
दो तरीकेकार है हमारे पास, जिस तरीकेकार के थ्रू हम ये सेम पिक्चर को हैंग कर सकते हैं। सही है। एंड देखते हैं क्या सिनेरियो बैठता है यहाँ पे। इन बोथ केस string is attached to the same point on the picture. सही है। The loop and looped symmetrically over the wall. The forces are shown. The forces shown are those that act on the nail. सही है बेटा। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं बेटा? In diagram 1 the string loop is shorter than in diagram 2. तो स्ट्रिंग का जो लूप है वो डायग्राम 1 में शॉर्टर है, डायग्राम 2 में स्ट्रिंग का लूप बिगर है। विच इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इज करेक्ट? क्या इंफॉर्मेशन होगी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस की जो करेक्ट होगी? ओके, चलो देखते हैं क्या सिनेरियो हमारे पास बिल्डअप होकर आ रहा होगा। सही है बेटा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर एक और फोर्स होगी, और वो फोर्स क्या होगी हमारे पास? वेट ऑफ द पिक्चर या वेट ऑफ द वॉट एवर द फ्रेम इज। ठीक है। अब दोनों सिनेरियो में हमारे पास सेम फ्रेम है। सही है। तो सेम फ्रेम है तो सेम फ्रेम का वेट बराबर होगा। सही है। और अगर सेम फ्रेम का वेट बराबर है, फॉर द टाइम बिंग हमारे पास देखो बेटा, ये जो वेट है ये आर को बैलेंस कर रहा है। सही है। अगर वेट आर को बैलेंस कर रहा है, R1 को बैलेंस कर रहा है, तो हमारे पास क्या सिनेरियो आएगा बेटा? विल सिंपली से दैट कि दोनों सिनेरियो में हमारे पास ये जो R1 है और R2 है वेट की वजह से बराबर रहे। सही है। तो वी कैन से दैट ए और बी में से कोई एक आंसर हो सकता है हमारा। अब बात करते हैं, विल द टेंशन T1 बी बिगर और टेंशन T2 विल बी बिगर? नाउ लेट्स रिजॉल्व देम इनटू कंपोनेंट्स। ठीक है। तो इन दैट वे अगर मैं यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो बेटा ये क्या हो जाएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ फर्ज करें हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है। तो जहां से एंगल बनता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा? कॉस का फंक्शन होता है। सही है। तो ये हो जाएगा T1 कॉस थीटा, T1 साइन थीटा। सही है। सिमिलरली ये हो जाएगा T1 कॉस थीटा और T1 साइन थीटा। ठीक है। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वर्टिकल एक्सिस में अब देखो हमारे पास टोटल कितनी फोर्सेस हो गई? वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास फोर्सेस हो गई ऑल टुगेदर T1 cos थीटा प्लस T1 cos थीटा प्लस W इक्वल्स टू R1। सही है। तो ये हो जाएगा 2T1 cos थीटा प्लस W इक्वल्स टू R1। सही है। नाउ सिमिलरली अगर मैं दूसरे सिनेरियो में यहाँ पे देखता हूँ क्या बन रहा है। अच्छा, इस एंगल को मैं थीटा 1 कह रहा हूँ और इस एंगल को हम कह रहे हैं थीटा 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये कंपोनेंट हो गया हमारे पास, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तो T2 और थीटा 2, T2 साइन थीटा 2 एंड T2 साइन थीटा 2 एंड T2 कॉस थीटा 2।
अच्छा अब देखो ये जो कंपोनेंट्स है ना ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सही है, तो इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। और यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बेटा हमारे पास, यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2t2 cos थीटा 2 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू R2। ठीक है, हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं R1 और R2 को बराबर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो तो दोनों सिनेरियो में बराबर आएगी। बेटा अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर करता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों सिनेरियो में बराबर आ रही है तो क्या होगा, किस तरीके से हम यहाँ पे इसकी वर्किंग को देखेंगे। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ R1 अगर बराबर है R2 के तो क्या होगा, 2t1 cos थीटा 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 2t2 cos थीटा 2 प्लस डब्ल्यू। व्हाट हैपेंस, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, t1 cos थीटा 1 और t2 cos थीटा 2। ठीक है, इससे ये कट गया। अच्छा अब देखो विच एंगल इज स्मॉलर, कौन सा एंगल हमारे पास छोटा है, थीटा 1 थीटा 2। थीटा Theta 2 इज 2. स्मॉलर देन थीटा 1। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आप देखो ना ये एंगल बड़ा है ये एंगल छोटा है, सही है। तो वी सेड दैट थीटा 2 हमारे पास छोटा है थीटा 1 के मुकाबले में, सही है। नाउ कॉस की वैल्यू हमारे पास जितनी छोटी होती है आंसर उतना बड़ा आता है, सही है। सिंस हमारे पास थीटा 1 बड़ा है, ठीक है, और थीटा 2 छोटा है, ठीक है, इन दैट वे हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉस थीटा 2 छोटा है, एक मिनट, हाँ। तो इक्वेट करने के लिए बेटा अगर ये वाली टर्म हमारे पास छोटी आ रही है तो बेटा हमारी T2 को बड़ा होना होगा, और अगर ये वाली टर्म बड़ी आ रही है तो T1 क्या होगा, छोटा होगा, सही है। सच दैट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेट हो सके। तो इन दैट वे हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, T1 हमारे पास कॉस थीटा 2 हमारे पास थीटा 1 बड़ा है सर, एक मिनट, थीटा 1 बड़ा, अरे उल्टी बात लिख दी हमने यहाँ पर। जितना एंगल छोटा होगा कॉस का उतना हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा बड़ा होगा, क्योंकि देखो कॉस 0 1 के बराबर होता है और कॉस 90 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा 2 हमारे पास छोटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू पूरी बड़ी होगी, यानी T2 हमारे पास छोटा होना होगा। सिमिलरली कॉस थीटा 1 हमारे पास बड़ा एंगल है तो कॉस थीटा 1 बड़ा एंगल है तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास छोटी होगी, T1 की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, यानी हमने इस पूरे डिस्कशन से बात क्या निकाली, T1 बड़ा T2 छोटा। तो ये पार्ट हमारे पास सेटिस्फाई होगा। काफी टेक्निकल सवाल था, एंड दैट इज हाउ हमारे पास ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो T1 ग्रेटर देन T2 से कैसे से दोबारा बताएंगे? T1 ग्रेटर देन T2 मैंने ऐसे बोला बेटा, ये बात समझ में आई, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। यस सर। अब तुम कैलकुलेटर से देखो, अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालता हूँ तो कॉस 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर। कॉस 45 किसके बराबर है, 0.707 के बराबर है। ठीक है, कॉस 60 किसके बराबर है, 0.5 के बराबर है। तो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, कॉस थीटा की कम हो रही है, सही है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे बोला कि हमारे पास अगर थीटा 1 बड़ा है, सही है, तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू छोटी होती जाएगी, और अगर थीटा 2 छोटा है तो कॉस थीटा 2 की वैल्यू बड़ी होगी। अगर ये पूरी वैल्यू बड़ी है तो इक्वेट होने के लिए T2 को कम होना होगा, ताकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कम है ये, तो ये बढ़ रही है, T1 बढ़ रहा है, T2 कम हो रहा है। सही है। ओके सर। Now, an object shaped as hemisphere rests with its flat surface on a table. Object has radius r and density rho. Volume of the sphere is this. What is the average pressure does this object exert on the table? क्या हमारे पास एवरेज प्रेशर होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल पे अप्लाई करेगा। तो वी नो द वॉल्यूम एंड ओके, तो हमें वॉल्यूम पता है फॉर द टाइम बीइंग। तो एक काम करते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ अपॉन एरिया। सही है। एंड एरिया हमारे पास इस स्क्वायर का क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, जो सरफेस एरिया है ये आ रहा है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और फोर्स क्या हो गया बेटा, वेट mg। ठीक है। अब एक काम करो, क्योंकि मुझे डेंसिटी का डिस्कशन दिया हुआ है, तो मैं मास की जगह डेंसिटी को लेकर आऊंगा। तो डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, डेंसिटी ओवर वॉल्यूम। नहीं, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। ठीक है। तो मास की जगह डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। नाउ रो ऐसे ही रहा, हमें वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर दिए हुए 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन 4/3 पाई आर क्यूब का हमारे पास ये पूरा स्क्वायर तो नहीं है, ये हाफ स्क्वायर है। ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 कर दो इसे, यानी 3 ऐसे ही रहा, और मैंने डिवाइड बाय 2 इसको यू कर दिया। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब जरा देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है बेटा। 2 1 दार, 2 2 दार, पाई से पाई, दो आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया, बस एक पावर बची। तो इन दी एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, पी इक्वल्स टू 2/3 रो आर जी, दैट्स इट। ठीक है। तो 13 का हमारे पास आंसर बच रहा है डी। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। A probe is used to monitor monitor the quality of water in the sea. The probe is suspended by the vertical string that which is attached to the sphere. The stationary sphere floats in equilibrium. Equilibrium में यानी सारी forces cancel out हो रही होंगी। ठीक है। On the surface of the sea as shown. The sphere का weight दिया हुआ है, probe and string have combined weight this। यानी हमारे पास जो टोटल वेट है वो 7 न्यूटन है, मतलब 5 न्यूटन स्फेयर का वेट है, और प्रोब और स्ट्रिंग का कुल मिला के वेट है 2 न्यूटन। डेंसिटी ऑफ द सी वाटर गिवन है, ये जो सी वाटर हमने इससे हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सराउंड हुआ है। अब थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द प्रोब एंड थ्रेड इज नेग्लिजिबल। बोलने अब थ्रस्ट की वैल्यू इन दो पे नेग्लिजिबल है, स्फेयर पे है, स्फेयर पे लग रही है, बट इन दो पे नेग्लिजिबल है, स्फेयर एंड थ्रेड एंड प्रोब पे। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज बिलो द सरफेस। व्हाट इज द वॉल्यूम,
ऑफ द स्फीयर बिलो द सरफेस ऑफ द सी। क्या वॉल्यूम होगी हमारे पास बिलो द सरफेस ऑफ द सी? देखते हैं बेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब थ्रस्ट को वेट के बराबर कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सिर्फ दो फोर्सेज हैं। एक है हमारे पास अब थ्रस्ट और दूसरा है हमारे पास वेट। सही है। अब थ्रस्ट क्या होता है, रो जी वी। और वेट क्या है बेटा, इसका 5 है और इसका 2 है, तो टोटल क्या हो गया 7। हमें वी निकालना है तो 7/रो जी हो जाएगा। 7 ऐसे ही रहा। रो क्या है हमारे पास 1.03 इंटू 10⁻³ और ग्रेविटी 9.8। हाँ, यार मॉक की क्वेरीज कब डिस्कस करें आपसे? अभी फिलहाल पेपर तो कर लो बेटा, एंड में ये सारी सवाल पूछ लेना, मैं यहीं पे बैठा हूँ। तो ठीक है, ये आंसर आ रहा है 6.92 एक्सपोनेंट -4, जो कि डी के बराबर आ जाएगा। आसान सवाल था। जी बेटा। सर हम स्ट्रिंग और प्रोब क्यों ऐड करें वेट में? सॉरी, हम स्ट्रिंग जो टोटल वेट है ना, यस जो डाउनवर्ड वेट लग रहा है, उसने बोला है ओवरऑल जो पूरा वेट है, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स होगी ना बेटा। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स 7 है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स जो अपथ्रस्ट है उसको 7 से इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग कि स्ट्रिंग का और प्रोब का तो अपथ्रस्ट नेग्लिजिबल है, तो डोंट थिंक लाइक दैट। टोटल डाउनवर्ड फोर्स है, टोटल अपवर्ड फोर्स है, तब जब दोनों ये बराबर होंगी तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा। और ऊपर सवाल हमें बता रहे हैं इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पूरी बॉडी का क्या लाई कर रहा होता है, वेट। द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी कंसीडर्ड टू एट। तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन था। System with efficiency 74 Newton weighs 23 watt of power. What is the useful output power of the system? Okay, waste कर रहा है 230 watt। अच्छा, एक काम करते हैं, पावर आउटपुट क्या होगी, पावर इनपुट माइनस 230। ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। ठीक है। तो इन दैट में हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट की जगह क्या आ जाएगा, पावर इनपुट -230 अपॉन पावर इनपुट। सही है। बल्कि 1 मिनट, पावर आउटपुट निकालनी है, 1 मिनट। तो पावर इनपुट की जगह लिख देते हैं पावर आउटपुट प्लस 230 वॉट। सही है। तो एफिशिएंसी हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है एफिशिएंसी का, वो क्या होता है, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट 74% यहाँ पे लिखा, पावर आउटपुट ऐसे ही रहा, और ये लिख दिया पावर आउटपुट प्लस 230। बेटा जब ये परसेंटेज आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.74, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करवाओ दोनों को,
तो 0.74 पावर आउटपुट प्लस ये कितना बन जाएगा, 0.74 मल्टीप्लाई बाई 230, 170.2 एंड ये पावर आउटपुट सही है। तो 170.2 ऐसे ही रहा, पावर आउटपुट में से माइनस 0.74 पावर आउटपुट हो गया। तो 170.2 डिवाइडेड बाय 0.26 पावर आउटपुट, क्या आ जाएगा बेटा पावर आउटपुट की वैल्यू? हाँ 654, जो कि हमारे पास सी बन गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 17, और उसमें हमसे कहा जा रहा है प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 0.25 kg is at a height of 30 meters above the ground, ठीक है, traveling speed of 15 meter per second, ठीक है, a short time later the height of 35 meters above the horizontal ground and traveling a speed of 5 meter per second. What is the work done against फ्रिक्शन? क्या वर्क डन हमारे पास अगेंस्ट द फ्रिक्शन होगा? अच्छा, तो सिनेरियो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है ना, उसका मोशन कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा, ये ग्राउंड है, प्रोजेक्टाइल यूं जा रहा है, देन अभी भी ऊपर ही जा रहा है। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का मास बताया हुआ है, पहले प्रोजेक्टाइल की हमें हाइट बताई थी, कि हाइट थी पहले 30 मीटर, उसके बाद हाइट थी कितनी, 35 मीटर। सही है। तो दोनों पॉइंट्स पे प्रोजेक्टाइल मूव भी कर रहा है, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और प्रोजेक्टाइल की हाइट भी है। सही है। बट कह रहे हैं हमसे व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। सही है। तो मतलब पहले से दूसरे सिनेरियो में हमारे पास कुछ ना कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमारे पास कितना हुआ है वो निकालने को कह रहा है। अब देखो यहाँ पे इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। इनिशियली हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी थी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच, दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों थी। ठीक है। और बाद में हमारे पास क्या हुआ बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी है और हमारा प्रोजेक्टाइल मूव भी कर रहा है और हाइट भी एक्वायर कर रहा है, तो एम जी एच टू, एंड साथ साथ सम वर्क इज ऑल्सो डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वही हमें निकालने का बोल रहा है ये। सही है। तो देखें क्या होगा हमारे पास, हाफ, मैथ कितना है 0.25 और यू कितना था 15 स्क्वायर। अच्छा, बच्चा पूछता है सर यहाँ पे आपने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों लगाया? बिकॉज बेटा स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है बाद वाले सिनेरियो में। प्लस 0.25, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81, और पहला हमारे पास हाइट था 30। सही है। इक्वल्स टू हाफ मैथ 0.25, बाद की वेलोसिटी 5 का स्क्वायर प्लस 0.25, 9.81, 35। तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा बेटा, पूरा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 101.7।
पूरा राइट हैंड साइड। सर फाइनल वेलोसिटी में आपने वेट को क्यों ऐड करा है? वेट नहीं है, वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। ये तुम्हारी पहले वेलोसिटी 15 थी, बाद में 5 हो गई, यानी सम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इज बीइंग लॉस्ट। ठीक है, W क्या हो जाएगा? 101.7 माइनस 88.96। सर ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई ये बता दें। तो सर अभी मैंने जो ये बताया था इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि क्वेश्चन हमने कैसे बनाई थी, वो बात सुनी थी तुमने? हम्म। यस सर। देखो भाई, यहाँ पे भी मेरा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है और उसकी हाइट भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। यहाँ पे भी मेरा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है और उसकी हाइट भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है, बट पहले के मुकाबले में बात की स्पीड कम हो गई, तो मुझे समझ में आया सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब समझ में आया? ओके सर, आ गया सर समझ। तो ये हमारा क्वेश्चन 17 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग हैज अनस्ट्रेच्ड लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, ये ओरिजिनल लेंथ है। The spring is fixed at one end of the and force of 3.35 Newton applied on the other end of the spring, so it extends. It obeys Hooke's law and spring constant है 420. What is the strain of the extended spring? अच्छा, so पहले तो बेटा हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, तो F इक्वल्स टू के ई होता है, ई क्या हो जाएगा? F अपॉन के। एफ है हमारे पास 35 और के क्या है? 420। 0.083। ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी, नहीं ये तो मीटर में ही है, सब ऐसा यूनिट में है ना, तो ये मीटर में ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन हमारे पास होता है एक्सटेंशन ओवर लेंथ। एक्सटेंशन हमारे पास क्या आ रही है? 0.083, और लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो इस तरह, क्योंकि दोनों या तो सेंटीमीटर में हो, दोनों या तो मीटर में हो। एंड 1.844। 1.85 आ रहा है, सही है। इन दैट वे हमारे पास 18 का आंसर बन रहा है सी। A wire is fixed at one end and extended by the force that is applied to the other end of the string. The force is slowly increased from zero and then decrease back to zero. Okay, the force extension graph of the wire is shown. The graph for the graph line for the wire being loaded is same as the graph line for the wire being unloaded. मतलब ये वाला लोडिंग का ग्राफ है और ये वाला हमारे पास अनलोडिंग का ग्राफ है। Which statement describes the deformation of the wire? Both elastic and plastic? No. बेटा प्लास्टिक रीजन में क्या होता है? हमारे पास परमानेंट एक्सटेंशन आ जाती है, सही है। इलास्टिक ओनली, हाँ, स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ रहा है, एक्सटेंशन देखो जीरो हो रही है।
neither elastic non elastic no elastic. ठीक है. When a spring comes back to its original length with zero extension, it's an elastic spring. In a progressive wave in water, in the progressive water wave, two particles P and Q on the surface of the water are fixed horizontal distance apart, P and Q. Okay. P and Q oscillate vertically. Which graph best represent the variation with time t of the phase difference theta between the oscillation of the water particles and the oscillation of water particle Q? तो बोल रहे हैं दोनों पार्टिकल्स के दरमियान हमारे पास क्या कांस्टेंट फेज डिफरेंस दिखाई देगा, वो आपने हमें समझाना है. ठीक है. तो मुझे एक बात बताओ, किस तरीके से होगा ये देखते हैं. अभी बताओ बेटा, इन दोनों के दरमियान कितना फेज डिफरेंस है? कितनी वेव एकोमोडेट हो रही है पी और क्यू के दरमियान? हाफ. नो. देखें जरा फिर दोबारा. सब फुल. 3/4. नो. Okay, थ्री sir. फोर्थ. यस, ये देखो 3/4 वेव एकोमोडेट हो रही है. तो फुल वेव का एंगल होता है 360. तो 3/4 वेव का एंगल क्या होगा? 270. सही है. थोड़ी देर के बाद क्या होगा बेटा? हमारे पास वेव आगे जाके ऐसे होगी. तो हमारा पार्टिकल पी जो है वो इधर आ जाएगा और पार्टिकल क्यू जो है वो इधर आ जाएगा. सही है. अभी भी देखो फेज डिफरेंस कितना है, वही 270 डिग्री. सही है. तो ये तो पार्टिकल जो है वो थ्रू आउट 270 डिग्रीज के वेव फेज डिफरेंस को एग्जिबिट करेंगे. सही है. यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों पार्टिकल जो है, क्योंकि एक ही वेव के दो पार्टिकल है ना, तो दोनों पार्टिकल्स हमारे पास जो है वो सेम फिक्स्ड डिस्टेंस, क्या बोला हुआ है बेटा? दे आर फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपार्ट. सिंस इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा तो दैट इज व्हाई इनका फेज डिफरेंस थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट रहेगा. तो मेरे पास एक ही ग्राफ है जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस को टारगेट कर रहा है, दैट इज डी. सही है. Which statement about longitudinal wave and transverse wave is not correct? So both can be polarized. That is not correct. Longitudinal wave can't be polarized. Both waves can form a stationary wave. Yes. मतलब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों स्टेशनरी वेव बना सकती हैं. बोथ वेव्स कैन बी ट्रांसफर एनर्जी एज प्रोग्रेसिव वेव. बिल्कुल ठीक बात है. बोथ वेव फॉलो वेव इक्वेशन. बिल्कुल ठीक. नॉट करेक्ट पूछा है तो ए करेक्ट आंसर. An observer hears sound of a wave emitted from a moving source. Observed frequency is less than the frequency of the sound emitted from the source. Observed frequency less है, इसका मतलब source observer से दूर जा रही है. सही है. What could be the reason? तो जैसा मैंने बोला, the source is moving away from the observer, पहला ही ऑप्शन है हमारे पास. Since observed frequency less है, तो डॉपलर इफेक्ट में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जब आपके पास ज्यादा होती है तो सोर्स आपके करीब आ रही होती है स्टेशनरी लिसनर में, और जब हमारे पास सोर्स दूर जा रही होती है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल टू ह्यूमन आई? ओके. फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल टू ह्यूमन आई पूछ रहे हैं. तो बेटा विजिबल टू ह्यूमन आई का हमारे पास 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का सिनेरियो है. सही है. अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखना चाहता हूँ तो वी ओवर लैम्डा कर दूंगा. वी क्या है? 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 700 एक्सपोनेंट -9.
ये आ रहा है 4.28 एक्सपोनेंट 14 या 428 एक्सपोनेंट 12। सही है, बात एक ही है। दूसरे की देखो। ये आ रहा है 750 एक्सपोनेंट 12। सर 700 to 400 नैनोमीटर हमने रीजनेबल एस्टिमेट से वो करा ना। नहीं, ये तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ याद किया था ना, 400 से 700 नैनोमीटर हर एक का हमारे पास वेवलेंथ है ना, हर मेंबर ऑफ जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक xylophones। स्पेक्ट्रम का। जी सर जायंट xylophones वाला। हाँ, जॉइंट बैलोफोन वाला। तो बेटा 428 430 एक्सपोनेंट टेरा हो गया हर्ट्स। एक्सपोनेंट 12 टेरा होता है, और ये 750 टेरा हर्ट्ज हो गया। इन दैट वे हमारे पास डी करेक्ट आंसर आ रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है बीम ऑफ beam of vertically polarized light is incident normally on a polarizing filter. ठीक है, the filter can be rotated so that it's always in a plane perpendicular to the beam. सही है। The transmission axis of the filter is initially vertical. ठीक है, initially हमारे पास transmission axis था vertical. The filter is first rotated clockwise by an angle 30 degrees so that the transmitted waves have intensity I30. And then the filter is rotated clockwise further by the angle of 30 degrees. What is the new intensity of the transmitted light wave? Okay, पहले के सिनेरियो क्या है बेटा? पहले मेलस लॉ बोल रहा है I इक्वल टू आई नॉट I30 इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 30। सही है, कॉस 30 का आंसर निकाला, उसको स्क्वायर किया, तो ये आ रहा है बेटा I30 बराबर आ रहा है 0.75 आई नॉट। सही है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास बेटा अगर और मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाए तो सिनेरियो क्या हो जाएगा बेटा? The filter is then rotated further by 30 degrees. ओके, फिल्टर को फर्दर 30 डिग्री रोटेट किया गया है। चलो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। आई नॉट कॉस स्क्वायर 60, तो ये हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू उसका स्क्वायर, ये आ रहा है बेटा ठीक है, ये हमारे पास cos 60 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो तो cos 60 बोल, अगर ऊपर वाले को I30 बोला है तो इसको I60 बोल देते हैं। सही है। अच्छा, अब दोनों इक्वेशंस में अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं आई नॉट को, देखें किस तरह, ऐसे आई नॉट किसके बराबर हो जाए, I30 अपॉन 0.75, और यहाँ पे क्या हो जाए बेटा
आई नॉट हो जाए I60 डिवाइड बाय 0.75। अब आई नॉट दोनों सिनेरियो में कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, दोनों के आई नॉट को बराबर कर दिया। ठीक है, यानी I30 डिवाइड बाय 0.75, I60 डिवाइड बाय 0.25। सही है। हमें इन टर्म्स ऑफ I30 आंसर चाहिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, 0.25 डिवाइड बाय 0.75, I30 इक्वल्स टू I60। तो ये आ जाएगा 1/3 I30 इक्वल्स टू I60। I60 क्या आ जाएगा, 0.33 I30। ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी गॉट आवर आंसर बी। ठीक है बेटा, तो दोनों इक्वेशन निकाली। वाई I60 इक्वल्स टू I30 कहाँ, नहीं बेटा I60 इक्वल्स टू I30 नहीं किया, दोनों के आई नॉट जो पीछे से इंटेंसिटी आ रही है वो तो सेम होगी ना, भले आपने पोलराइजिंग फिल्टर को 30 डिग्री के ऊपर रोटेट करा हो या 60 डिग्री के ऊपर रोटेट करा हो। ठीक है, तो दैट इज हाउ दोनों की इक्वेशन बनाई, आई नॉट को सब्जेक्ट बनाया और इक्वेट कर दिया। Musical instrument is made using long tube with a mouthpiece at one end. The other end is open and flared. Other end हमारे पास open भी है और हमारे पास flared है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा wider है। Musical instrument musician maintain stationary sound wave at with a node at mouthpiece। यहाँ पे node बन रहा है, सही है, and anti node at the other end। यहाँ पे anti node बन रहा है। ठीक है, the lowest frequency of sound emit instrument can produce is 92 hertz। Lowest frequency 92 है। Okay, so if the lowest frequency is 92, तो बेटा एक एंड पे नोड है, एक एंड पे एंटी नोड है। अगर ये ओपन पाइप होता, ओपन पाइप पे क्या होता बेटा, दोनों एंड पे एंटी नोड होता, लेकिन एक एंड पे नोड है, दूसरा एंड पे एंटी नोड है, तो ये है क्लोज्ड पाइप। और क्लोज पाइप की ये है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी F1, और क्लोज पाइप में Fn किसके बराबर है, NF1। जबकि n क्या होता है क्लोज पाइप के लिए, 1 3 5 7 एंड so on। ठीक है, तो पहली होगी 92, दूसरी होगी 92 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 276, तीसरी होगी 92 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 460, एंड चौथी होगी 92 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 642। इन दैट वे हमारा आंसर बनेगा बेटा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी and amplitude are traveling in opposite direction along a stretched trail. When they meet, they form a stationary wave with 3 nodes and 2 antinodes. Okay. Stationary wave बन रही है, 3 नोड है, 1 2 3, and 2 antinode है, 1 2, यानी वेव somehow कुछ ऐसी बनी। ठीक है, the frequency of both wave is doubled, a new stationary wave is formed। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। ओके, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, इसका मतलब हमारे पास अम, अभी कितने नोड्स हैं, एंटी नोड्स हैं हमारे पास, 2 हैं। सही है,
तो फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब क्या है? अभी हमारे पास 2 लूप बन रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास 4 लूप बनेंगे। इस तरह देखें, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इसी लेंथ पे 4 लूप बनेंगे। तो देखो अब हमारे पास 1 2 3 4 एंटी नोड बन गए। डायग्राम थोड़ी सी गिच पिच हो गई, हम अलग से बना देते हैं। बेटा फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब ये है कि हमारे पास लूप अब 4 बनेंगे इस तरह। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंटी नोड हो जाएंगे। तो हाउ मेनी एंटी नोड डज द न्यू स्टेशनरी वेव हैज? इट हैज 4। ट्रांसमिटिंग मास्ट sends microwave of wavelength 1.5 centimeter and radio wave 1.5 kilometer. ठीक है, receiving aerial behind the mountain can detect the radio wave but not the microwave. What is the reason for this? तो रीजन हमसे पूछ रहा है क्या? बेटा ये सारा खेल पता है किस चीज का है? ये सारा खेल है हमारे पास डिफ्रैक्शन का। तो डिफ्रैक्शन देखो कैसे हो रही है, डिफ्रैक्शन ऐसे हो रही है, ठीक है। लाइक दिस। तो क्या बोल रहे हैं? द एरियल रिसीवर, अच्छा एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। हमारे पास ट्रांसमीटर उल्टे हाथ पे है, तो ये ऐसे होगा। रफ डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हुई अगर डायग्राम को लेकर। इस तरह। तो क्या बोल रहे हैं बेटा? रेडियो वेव्स डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है बट माइक्रोवेव डिटेक्ट नहीं कर रहा। यानी रेडियो वेव डिफेक्ट होके हमारे पास डिटेक्टर तक जा रही है, जबकि माइक्रोवेव डिफेक्ट होके डिटेक्टर तक नहीं जा रही है। रेडियो वेव्स आर कोहेरेंट बट माइक्रोवेव आर नॉट। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कोहेरेंस की यहाँ पर। रेडियो वेव्स आर डिफेक्टेड बट माइक्रोवेव आर नॉट। यस, बिल्कुल यही बात हो रही है। रेडियो वेव पहुंच गई है, माइक्रोवेव नहीं पहुंची है, तो रेडियो वेव हमारे पास डिफेक्ट हो गई है, माइक्रोवेव नहीं हुई। रेडियो वेव रिफ्लेक्टेड बाय द माउंटेन बट माइक्रोवेव आर नॉट। दोनों रिफ्लेक्ट होंगी बेटा। रेडियो वेव ट्रैवल द स्पीड ऑफ लाइट बट माइक्रोवेव डू नॉट। नहीं, दोनों की स्पीड सेम होगी। नाउ waves are emitted from two coherent sources. Two coherent sources. What must, which statement about the wave must be correct? Okay. Um, they cannot be in phase. सही है। टू कोहेरेंट सोर्सेज है, तो वी डोंट नो किस एंगल पे वो दोनों वेव्स हमारे पास जो हैं वो निकली हैं। दे मे बी 180 डिग्री, दे मे बी 0 डिग्रीज विद ईच अदर। सही है। We cannot say they are transferred, they can be longitudinal as well। सही है। They have a constant phase difference। क्योंकि coherent sources हैं, तो coherent source की definition ही है two waves having constant phase difference are said to be coherent sources। And they have the same amplitude level।
Diagram shows a screen that is distance L from the diffraction grating. The grating has total number of n lines, and any two adjacent lines are distance d apart from the beam. A beam parallel light of wavelength lambda is incident normally on the grating. Which quantities affect the distance between the first order diffraction maxima and the second order? तो कौन सी हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटीज हैं जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के दरमियान का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट करेंगी। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर बनता है हमारा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। सही है। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक बेटा अगर हम वैल्यू वर्किंग करते हैं अपनी, तो बेटा हमारे पास बेसिकली सारी की सारी डिपेंडेंसी एंगल की है। ठीक है, कम एंगल होगा तो ज्यादा। ये देखें, अगर एंगल हमारे पास अभी इतना है ना, और स्क्रीन ये है, सॉरी स्क्रीन ये है और एंगल ये है, तो देखें हमारे पास जो ऑर्डर है वो इतना दूर है। ठीक है, बट जब एंगल बढ़ जाएगा देखें ऑर्डर्स, वही ऑर्डर्स ज्यादा दूर हो जाएंगे। सही है, या वही ऑर्डर डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है थीटा किस किस चीज पे हमारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा अपॉन, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। सही है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर बात हुई है तो यहाँ पे एन तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया। सही है, एन की जगह हमने 1 लिख दिया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि यार हमारे पास थीटा लैम्डा पे भी डिपेंड कर रहा है, डी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, डी पे भी डिपेंड कर रहा है। अब बात होती है एन क्या है, नंबर ऑफ लाइंस, चूंकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे है दैट डजंट मैटर। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे कितनी लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे हमारे पास, आ, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से निकलने वाली या एक नैरो ओपनिंग से निकलने वाली जो रेज है उनमें इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे कितनी भी लाइन हो डजेंट मैटर, कितनी भी स्लिट्स हो डजेंट मैटर। तो इसका मतलब हमारे पास एन भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अब रही बात यहाँ पे एल की, तो बेटा देखिएगा मैं इस वेव को यूं स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसको यूं स्ट्रेच कर रहा हूँ। ठीक है, और फर्ज करें हमारी जो स्क्रीन है वो यहाँ से मूव करके हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो बेटा व्हाट वी डिड बेसिकली, हमने एल बढ़ा दिया। ठीक है, एल बढ़ाया तो पहले जो दो, हमारा फर्स्ट ऑर्डर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था, अब देखो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी एल भी डिपेंड कर रहा है हमारे पास द पोजीशन और द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर, यानी हमारा आंसर क्या है ए। ठीक है, दैट इज हाउ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डील किया। तो दैट वाज एमसीक्यू नंबर आई गेस या 29। आगे बढ़ते हैं।
Wire carries current of 0.1 microampere. The potential difference of the wire is 10 millivolt. How much energy is dissipated in the wire in the time of 10 seconds? तो एनर्जी डिसिपेटेड मांग रहे हैं आपसे, तो एनर्जी डिसिपेटेड में क्या होगा बेटा? IVT। आई है हमारे पास 0.1 माइक्रो, ठीक है। देन वी हैव V 10 milli and time 10. 0.1 x power minus 6, 10 x power minus 3, 10. बेटा ये आ रहा है 10 एक्सपोनेंट माइनस 9 सेकेंड यानी 10 नैनो सेकेंड, सॉरी नैनो जूल एनर्जी है ना। इन दैट में हमारे पास आंसर है डी। We are done with 30 MCQs. Let's attempt the remaining one. What is the definition of potential difference across an electrical component? V equals to W upon Q होता है, work done per unit charge या energy per unit charge. Energy transferred per unit charge, yes, per unit current नहीं है, resistance नहीं है, time नहीं है. Ready to. Which graph represent the way current I through filament lamp varies with the potential difference across it? बेटा filament lamp का तो हमारे पास ग्राफ ही होगा। क्यों ऐसा ग्राफ क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है हमारे पास फिलामेंट लैम्प का, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, एंड हेंस उसका करंट कम होता है। तो वाई एक्सिस पे देखो करंट टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज वाई मैंने इस तरह इसको सेलेक्ट किया। और एक चीज आप याद भी रख सकते हैं, दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ फिलामेंट लैम्प। The table shows the properties of two different wires P and Q. Wire P has cross-sectional area of diameter D. What is the diameter of cross-sectional area of wire Q? Okay. Wire P has cross-sectional area of D. ठीक है. What is the cross-sectional area of wire Q? Different material है. Okay. चलो करके देखते हैं। पहले तो एक काम करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया और डायमीटर का रिलेशन निकाल लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर, वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है, पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। भैया तो अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर पी क्या हो जाएगा? रो एल ओवर ए। वायर पी का एल ऐसे ही रखा, रो ऐसे ही रखा, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा बेटा? वायर पी एस डायमीटर 10, यानी पाई डी स्क्वायर 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं वायर क्यू की। वायर क्यू का हमारे पास रेजिस्टेंस है क्वार्टर, सही है। और अगर इसकी रेजिस्टेंस मैं आर बोल रहा हूँ तो इसकी रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया 1/4 आर। रो है 1/3 रो, ठीक है। डायमीटर ऑफ वायर निकालना है हमें, एल क्या है 12,
अपॉन ए क्या हो जाएगा बेटा, पाई डी स्क्वायर, ये हमें निकालना है। सही है। और इसका भी जो 4 है वो ऊपर जाके हमारे पास क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा सिंप्लीफाई होके ये, तो देखें बेटा, 1/r 1/4r ऐसे ही रहा, ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 8 वो एल अपॉन 3 पाई डी डैश स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो 4 है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो r किसके बराबर हो जाएगा, 4/8, सही जी। या सही है। अब देखो तुम्हें वायर पी का मिल चुका है आर, और वायर क्यू का मिल चुका है आर। ठीक है, आर आर दोनों क्या होंगे बेटा हमारे पास, इसको इक्वेट कर दो, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन था वो मैंने इस तरफ भेज दिया टूवर्ड राइट पे, जो 1/4 का फ्रैक्शन था वो इधर चला गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है, राइट हैंड साइड भी आ रहा है, तो दोनों आर्स को जब आप इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा 4 ρ L अपॉन पाई डी स्क्वायर इक्वल टू 32 ρ L अपॉन 3 पाई डी डैश स्क्वायर। तो 4 से रो कटा, एल से एल कटा, पाई से पाई कटा, एंड क्या होगा बेटा, 3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये 12 हो गया, 32 डिवाइड हो गया, 1/d² इक्वल टू 1/d डैश स्क्वायर। इनको रेसिप्रोकल कर लो, तो d डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, 32/12 d स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगा दो, तो √32 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आ रहा है 1.63 टाइम्स डी। तो डी डैश आ रहा है 1.63 डी। ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर। This was MCQ number 33. Clear? Yes, sir. MCQ number 34. Cell has constant EMF. Variable resistor connected between the terminals of the cell. The resistance of the variable resistor is decreased. Which statement about the change in the cell's terminal potential is correct? Okay, terminal potential is decreased because more work is done in moving the charge through the internal resistance. अच्छा अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E इक्वल टू IR प्लस VR, या इसको एक काम करो IR कर लो। ठीक है, अब I को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, सही है, बल्कि एक मिनट, I को कॉमन ना निकाले, वो बोला वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल ये वाली जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी। का मतलब अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा बेटा, हमारे पास करंट बढ़ेगा। सही है,
जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी ना तो ओवरऑल करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो ये वाला जो पार्ट है ना, इस पे एनर्जी लॉस बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारे पास ये कम हो रहा है तो इसको बढ़ना चाहिए, सो दैट हमारे पास ई की वैल्यू कांस्टेंट रहे। बोला टर्मिनल पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड, ये टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है, दिस वन इज आवर टर्मिनल पोटेंशियल, बिकॉज मोर वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वही बात जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप रेजिस्टेंस कम करेंगे करंट बढ़ेगा, करंट थ्रू वेरिएबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जब ज्यादा करंट जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा हीट एनर्जी लूज करेगा। तो आई गेस ए मेक सेंस, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड, या बिकॉज करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टेंस डिक्रीज, नहीं, वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस अगर कम हो रही है तो करंट तो बढ़ना चाहिए। सर्किट हमारे पास ऐसा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो सीरीज सर्किट है, टर्मिनल पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। दैट इज हाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 34। आगे बढ़ते हैं। Kirchhoff two laws can be derived using the conservation laws. So on which conservation do the Kirchhoff law depend? First law जो है वो चार्ज को फॉलो करता है, सेकंड लॉ एनर्जी को फॉलो करता है। Battery of EMF 10 volt and internal resistance R connected to three resistors R, 2, 2 and 16 ohm. Current is 0.45 ampere in the resistor of resistance 2 and current in 0.48 ampere in the resistance 15 ohms. Okay. What are the values of R and small r and capital R? अच्छा, स्मॉल r और कैपिटल R की क्या वैल्यू है? तो सही है। तो बेटा एक काम करो, तुम यहाँ से टोटल करंट निकालो पहले। टोटल करंट क्या आ रहा है बेटा? जो करंट यहाँ गया प्लस जो करंट यहाँ गया, तो टोटल करंट क्या होगा? 0.48 प्लस 0.45, टोटल करंट हमारे पास क्या होगा बेटा? 0.93, ठीक है। You have total voltage, you have total current. ठीक है। So in order to find out the total resistance, what we will do, हम R equals to V over I कर देंगे। V क्या है 10, I क्या है 0.93, R क्या आ जाएगा 10.75, ठीक है। अब पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है कैसी? बेटा देखो, ये दोनों सीरीज में, सही है, यानी इन दोनों की रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई? R+2, और ये पैरेलल में है। तो जब दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं? R+2 प्रोडक्ट ओवर सम, सही है। एंड इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये किसमें है? सीरीज में, तो इसको बाद में ऐड कर दिया। और ये सब किसके बराबर है? हमने अभी निकाला, ये सब किसके बराबर है? 10.75, जो हमने ये निकाला। तो 10.75 ऐसे ही रहा, ये क्या हो जाएगा बेटा? 15R प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 30 हो जाएगा, अपॉन R प्लस 17 प्लस स्मॉल r, सही है। अब बेटा हमें पता है क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में बारी बारी वैल्यूज को पुट करना है। ए को पुट करते हैं पहले। ए क्या बोल रहा है बेटा? 10.75, 15, आर की जगह वैल्यू पुट करनी है, आर की जगह वैल्यू पुट करनी है,
स्मॉल आर की जगह वैल्यू पुट करना है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, हम अपने हर ऑप्शन को इसमें पुट करके देखते हैं। बेटा ए क्या बोल रहा है, स्मॉल आर 3 है और कैपिटल आर 14 है। देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। 15 मल्टीप्लाई 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10.74 1721 प्लस 3 14.48 नहीं, A is not R. Fourteen plus 17, 31, sorry, यहाँ पर गलती है। Plus 3. सही है, बन रहा है। बेटा ए का आंसर आ रहा है 10.7419, यानी ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर के तौर पर आ गया। सो मतलब सही आंसर की निशानी ये है कि पूरा 10 आना चाहिए, टेन मतलब पॉइंट EM में। सेवन फाइव आना चाहिए। सही है। देखो मैंने तो यहाँ पे जो मतलब इक्वेशन बनाई है ना, इस इक्वेशन में मैंने आर और स्मॉल आर की जगह छोड़ दी थी। इत्तेफाक की बात है, जब मैंने ऑप्शन ए को एक्सप्लोर किया कि ऑप्शन ए में जो भी आंसर आ रहा है सीधे हाथ का वो 10.75 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ गया। तो हमें बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ओके सर। ना। तो फिर दोबारा सुनो, पहले मैंने टोटल करंट निकाला, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल रेजिस्टेंस को हमने अपने पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस से इक्वेट कर दिया। A battery of negligible internal resistance connected in series with thermistor and fixed resistor of resistance 12 kilo ohms. Table shows the resistance of thermistor at two different temperatures. The potential difference across the fixed resistor is 4.5 volt when the thermistor is at 20 degrees Celsius. ठीक है, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इस वक्त क्या है बेटा, 12। ठीक है, व्हाट इज द वी आउट व्हेन द थर्मिस्टर इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब बेटा सुनो, ऊपर वाला भी 12 किलो का है, नीचे वाला भी 12 किलो का है, तो क्या रेशियो है, 1:1 का रेशियो है। यानी जितना वोल्टेज ऊपर है उतना ही वोल्टेज नीचे होगा। 9 वोल्ट की बैटरी है बेटा, मुझे इनपुट वोल्टेज पता चल गया। सही है, ये मैंने 20 ओम्स के ऊपर किया है, जो रेड कलर का हमारा सिनेरियो है। अब चलते हैं 50 ओम पर। बेटा जब 50 ओम की बात कर रहे हो तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, 5 किलो ओम, और फिक्स रेजिस्टर तो है ही कांस्टेंट। सही है, तो अब देखो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाऊंगा। वी आउट इक्वल्स टू, वी इन कितना है 9, डिनोमिनेटर में दोनों का सम 5 प्लस 12 किलो ओम। तो ऊपर भी किलो आ रहा है तो कट जाएगा वो, 5 प्लस 12 निकलो। ठीक है, और ऊपर जिसके क्रॉस आउटपुट निकाला जा रहा है 6.35। सही है, तो सबसे पहले हमने देखा ये 12 किलो ओम है, ये भी 12 किलो ओम है, तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा, और टोटल वोल्टेज हमने 9 प्रेडिक्ट कर लिया। देन सेम वैल्यूज को यूज करते हुए इसकी 5 किलो ओम है, पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाया, आउटपुट वोल्टेज निकाला। What is the conclusion from alpha scattering experiment? Okay, so क्या बोले, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बेटा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं की थी। प्रोटॉन आर have much larger mass than electron. Nuclei contain most of the mass of the atom, yes, as most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus. Nucleus of an atom contains protons and neutrons.
हमें न्यूक्लियस की स्टडी पता थी, मैक्सिमम ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के बारे में पता था, बट नॉट अबाउट न्यूट्रॉन. नाउ Americium-241, the nuclide used in smoke detectors. It undergoes gamma alpha decay to form nucleus X. What may be represented by the equation? This decay may be represented by the equation shown. What are the value of A and G? That is very easy. बेटा अल्फा का प्रोटॉन नंबर 2 होता है, न्यूक्लियॉन नंबर 4 होता है, तो क्या होगा बेटा? G हो जाएगा प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यानी 93, एंड ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यानी 237. तो A is 237 and Z is 93. ठीक है. Top quark has a charge of +2/3, where E is the elemental charge. What is the charge in an anti-top quark? A sir. Anti -2/3 anti-top quark. That is how we are done with our paper. So all together हम लोगों ने 2 फरवरी मार्च और पूरा 2023 अटेम्प्ट किया है. मीनवाइल मैंने आप लोगों के ग्रुप्स पे पूरा 2022 जो मैंने पिछले साल करवाया था उसकी भी रिकॉर्डिंग्स डाल दी गई. सो दिस इज इट. ये हमारे पास रेगुलर क्लासेस में फाइनल क्लास थी. आप लोग अपनी क्वेरीज मुझे सेपरेटली सेंड कर सकते हैं. रही बात आपकी मुदस्सिर, आप जो पूछ रहे थे और जितने का भी आप क्वेश्चन है कि मॉक का क्वेश्चन डिस्कस कैसे करना है, क्या सिनेरियो है, तो फर्स्ट यू गो थ्रू द मार्क स्कीम आई एम सेंडिंग ऑन द ग्रुप. ठीक है. उसके बाद इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी अ मैसेज एंड डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है बेटा. सर क्वेरी क्लास नहीं होगी मतलब CIE से एक दिन पहले? बेटा वो तो मैं ट्रैवलिंग पे होऊंगा. ठीक है. तो जो भी करना है वो 30th तक करना है. इंडिविजुअल क्वेरीज आप लोगों की डील करता रहूंगा मैं. ठीक है. मे बी क्वेरी क्लास में भी आ जाए एक आध. सही है. आई विल बी कैरिंग दिस लैपटॉप जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों के मैसेजेस का मैं जवाब देता रहूं. ठीक है. सर चले. मुदस्सिर ओके गो सर. थ्रू करो. मैं क्या कहते हैं शेयर करवा रहा हूँ मार्क्स की. ठीक है. चलो ख्याल रखिएगा. सर याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज सर.